दुनिया बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। एंड हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। शिज़ा हुसैन, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने पेश किया। आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और कलाम के ऊपर अगर थोड़ी सी रोशनी डाले मेरी बहन सैरिश, तो यकीनन अल्लाह ताला की जो शान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, हमें मांगने का तरीका नहीं आता उस शान के मुताबिक। तो हमेशा हम यही दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो मांगने का तरीका नहीं आता, पर हमें यह मालूम है कि आपको देने का, अता करने का तरीका आता है। तो अपनी शान के मुताबिक ही हमें दीजिएगा। भले हमारे मांगने के अंदाज को दरगुजर कीजिएगा, हमें मांगना नहीं आता पर आपको देना जरूर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है, वो भी नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जो अल्लाह की मखलूक की खैर खाही की खातिर दुनिया में बहुत ज़्यादा सही और कोशिश करता है, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक उस शख्स का मर्तबा बहुत बुलंद होगा। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ये कहा गया है कि अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखो और हुकूक अल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और फिर अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का। अगर अल्लाह को राज़ी करना है, बहुत सारे लोग इस सैरिश कहते हैं कि इंसान को तख्लीक करने का मकसद इबादत करना था, पर मैं ये सोचता हूँ फरिश्ते भी इबादत कर रहे थे, मौक्किल भी इबादत कर रहे थे, जिन्नात भी इबादत कर रहे थे, फिर अल्लाह को इंसान की इबादत क्यों चाहिए थी? मेरी नज़रिए में, यू कैन एग्री एंड डिसएग्री विद मी, हमें बनाने का मकसद अल्लाह ताला का यह कि हम अल्लाह को राज़ी करें। और अल्लाह को राज़ी करने का सबसे अच्छा मकसद है इंसानों की खिदमत करें। और इंसानों की खिदमत में सबसे अच्छा तरीका है ताम व अताम, लोगों को खाना खिलाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, हमारे जितने भी बहन भाई हैं, इस बाबरकत महीने में पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम ऐसे ही करते रहें। और अब शामिल करते हैं बड़ी खबर, टॉप स्टोरीज। बड़ी अदालत में बड़ी समात, मुल्क भर में इलेक्शन एक ही दिन एक साथ होने चाहिए। वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तरफा कुछ नहीं हो सकता, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए।
तहरीक इंसाफ का नया सरप्राइज, निगरां हुकूमतों को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। कल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। ईद के बाद सियासी टेम्परेचर मजीद बढ़ने का खदशा मौजूद। अलील, हथनी, नूरजहां की हालत तशवीशनाक। माहिरीन की टीम भी मायूसी का शिकार हो गई। जब संभाल नहीं सकते तो जान से ना खेलो। शोबिस शख्सियात ने चिड़ियाघर बंद करने का मुतालबा कर दिया। और छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी, बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं। खवातीन की शॉपिंग मॉल्स में मुहिम जुई जारी। मर्द हजरात की जेबें खाली। आज आपको बाजार की सैर करवाएंगे दुनिया बोल है। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज की सबसे बड़ी खबर की। बड़ी अदालत जो कि आज लगी, पीडीएम हुकूमत ने इंतखाबात से भागने का मुकम्मल इंतजाम कर लिया है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने निगरां हुकूमतों को चैलेंज करने का फैसला भी कर लिया। लेकिन सहरिश, जो मैंने कहा था वही हो रहा है कि हमारा मुल्क एक साल में 2 सूबों में 2 दफा इलेक्शन कराना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम एक साल में 2 सूबों में डबल इलेक्शन कराएं। तो इलेक्शन होने हैं, जनरल इलेक्शन होने हैं, 4 सूबों में होने हैं, एक साथ होने हैं। ऐसे गुर्बत के माहौल में डबल इलेक्शन यकीनन हमारी बेवकूफ़ी की और कहते हैं बैड प्लानिंग, मिसमैनेजमेंट की निशानी होगी। बिल्कुल। और इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। कैसे देखते हैं आप इस वक्त बदलती हुई सियासी सूरत हाल को? वजारत दिफा की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हुई, फिर समाअत हुई। क्या आपको भी लग रहा है कि ये पीडीएम इंतखाबात से फरार जा रही है और अदालत चाहती है कि आइन पर अमल दरामद लाजमी करवाया जाए? ये तो बड़ा क्लियर है, रोज अव्वल से क्लियर है कि इसमें दूसरी कोई बात नहीं कि पीडीएम राय फरार जा रही है। वो नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो। वो तो जो केयर टेकर वजीर आला लाए थे पंजाब में, वो इसी पर्पस के लिए लाए थे। और उनकी अगर हम बातें सुने तो वो कहते थे कि हम कोई 90 डेज के लिए नहीं आए। और यही वजह है कि पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है, फिर यकम मार्च का सुप्रीम कोर्ट का, फिर 4 अप्रैल का। अब ये चौथा राउंड शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इन्हें मौका दे रही है। बहरहाल मेरे नजदीक ये अब इनका फाइनल एक चंद रोज की बात रहेगी। फाइनल ओवर में आ गए हम। राजा साहब, मुझे प्लीज ये बताइएगा, राजा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में महाज आराई कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन है, चाहे वो सियासी पार्टीज के दरमियान कन्फ्रंटेशन हो या फिर अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान कन्फ्रंटेशन हो। और यकीनन जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके अंदर हम एक ही साल में 2 सूबों के अंदर 2 दफा इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो यकीनन जनरल इलेक्शन ही बेहतर सोल्यूशन है। क्या आप समझते हैं कल जो सियासी पार्टीज को बुलाया गया है, नोटिस जारी किए गए हैं, ये कन्फ्रंटेशन को साइड पे रखकर जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सही लाहे-अमल इख्तियार करेंगे कि 4 सूबों के अंदर एक साथ एक बारी में इलेक्शन हो? क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है राजा साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है और जो वजीर आजम साहब हैं, उनको पैसों की गालिबन बिल्कुल फिक्र नहीं है। ही इज लीस्ट बॉदर्ड कि अवाम का क्या हाल हो रहा है। हमें क्या चीज नजर आ रही है कि अब कुछ इंक्लिनेशन जाहिर की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके अलावा जमात इस्लामी कोशिशें कर रही हैं, क्योंकि ये पार्टी समझती हैं कि जी सियासी तौर पे इलेक्शन ही इन तमाम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और ये तमाम चीज़ों का हल है। लेकिन जो बज़ाहिर लग रहा है PMLN की तरफ से, वो ये नज़र आ रहा है कि उन्हें चूँकि इलेक्शन लड़ना है पंजाब में उन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, तो उसकी वजह से उन्होंने पूरे मुल्क को स्टेक पे लगा दिया है। आईन पाकिस्तान को नहीं माना जा रहा, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको नहीं माना जा रहा। आज इसीलिए अदालत ने कहा कि जी संगीन नताइज, अब इससे बड़ी क्या बात होगी कि तो जाके ये राजा साहब जैसे कि दोबारा जवाब तलब किया गया फंड्स की फराहमी से मुतालिक हुकूमत से, और ये लोग पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं वो ग्रांट को, और अब भी ये संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। कॉन्सिक्वेंसेज आपकी नज़र में, कानून की नज़र में क्या है जिनसे अदालत बार बार इनको मुतनब्बे कर रही है और ये समझ नहीं रहे? देखिए, ये दोबारा जवाब नहीं तलब किया गया, ये एक लास्ट वार्निंग दी गई है। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। और इसके बाद अगर वो नहीं मानती हुकूमत तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज आर्टिकल 204 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जहां भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या सुप्रीम कोर्ट को रेडिक्यूल किया जाएगा, तमस्खर उड़ाया जाएगा, तो फिर 5 साल की नाअहली बिल्कुल सामने हमें वाज़ेह नजर आ रही है, चाहे वो इत्तेफाक दार की सूरत में हो
क्योंकि फाइनेंसेस को वो देखते हैं और वजीर आजम साहब बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, ये दो जो उनकी हैं डिस्क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल ऑन द सरफेस ऑफ इट फ्लोटिंग हमें नजर आ रही है। राजा आमिर अब्बास साहब, आज मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने भी कह दिया है कि सुओ मोटो जो है वो मजलूमों के लिए बनाया हुआ कानून है ताकि उनकी आवाज़ अदालत बन सके, उनको इंसाफ दिलवा सके। और हम जानते हैं कि पार्लियामेंट इस सुओ मोटो को ख़त्म करना चाहती है। इस सुओ मोटो के गिर्द जो सिचुएशन है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर मैं समझता हूँ कि जो आइन साजी है या कानून साजी है, वो जो विजडम होता है वो अदालतों का काम नहीं होता कि उस विजडम को देखें कि जी उसके पीछे क्या विजडम था। अदालतों का काम होता है कि जी ये आइन है, ये कानून है, इसमें जो लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद करना है। पर तशरीह भी तो उनके हाथ में है सर, उस आइन और कानून की। अब आर्टिकल 184 में क्लियरली लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक इम्पोर्टेंस। अब इससे बड़ी पब्लिक इम्पोर्टेंस क्या होगी कि पूरे मुल्क की जो अवाम है जिसका एक फंडामेंटल राइट है कि उनको वोट का हक दिया जाए, वो अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं, और इससे कनेक्टेड बेतहाशा दीगर फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर सुओ मोटो भी बनता है और आर्टिकल 184 भी बनता है। अच्छा राजा साहब, एक चीज और भी है, आज सब लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो अदालती मामलात को देख रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि हुकूमतदूरी की जा रही है, फंड्स जारी नहीं किए जा रहे, इंतखाबात से फरार की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंटेंशन अदालत की ये है कि नहीं, किसी भी तरह हमें इंतखाबात करवाने और वक्त पर करवाने आइन के मुताबिक। आज भी उन्होंने कहा है कि सियासी जमातें कंसेंसस उनके दरमियान होना चाहिए, इनके पास ईद की छुट्टियों में वक्त है, लेकिन जमातों के जो रहनुमा है वो ये कह रहे हैं, मैं खासतौर पर पीटीआई की बात करूंगी, कि बाहर गिरफ्तारियां हो रही हैं, अली जैदी साहब को पकड़ लिया है, और ये कंसेंसस हो कैसे सकता है जब इनका तर्ज अमल बाहर गया और अदालतों में कुछ और है? देखिए, कंसेंसस चलें, गिरफ्तारियों को एक साइड पे भी रखते हैं। कंसेंसस तब होगा कि जब नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व होगी। अगर पीटीआई ने बात करनी है और उन्हें करनी भी चाहिए तो उनके पास 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि जी 14 मई को सूबाई असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, आप फौरी तौर पे नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करें, और जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है तो विद इन 90 डेज इलेक्शंस होने हैं। तो उन 90 दिनों में जो कि अब से शुरू होंगे तो अगले 3 माह के अंदर अंदर पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो सकते हैं। अगर ये बात होती है वेल गुड इनफ, अगर ये बात नहीं मानती पीडीएम तो फिर मैं समझता हूँ आपको ईद के दूसरे तीसरे रोज सुप्रीम कोर्ट इस पे अमल दरामद करती हुई नजर आएगी। हाँ, उसमें ये होगा कि जी ये जो कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स कब तक चलती हैं, वो नाअहल तो हो जाएंगे, उसके बाद भी इम्प्लीमेंट तो अदारों ने करना है। तो बहुत सी एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां हमारी सुप्रीम कोर्ट को बड़े टेक्निकली तरीके से इस चीज को लेके चलना है, और मैं समझता हूं कि हुकूमतें भले से जो करती रहें, लेकिन जो स्टेट होती है वो अपनी ताई मजबूत होती है और वो हुकूमतों की वजह से मुल्की अदारों को खराब नहीं होने देती। राइट सर, अल्लाह करे मुल्की इदारे ख़राब ना हो, लेकिन अवाम की नज़र में उनका इमेज ज़रूर मुतासर हो रहा है। तमाम मुल्की इदारों का, मैं सिर्फ अदलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम मुल्की इदारों का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे लोगों के हैं हमारे मुल्क में। इसी पाकिस्तान में, ऐसी इस्लामी जमहूरिया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में 5.5 लाख बच्चे हर साल रेप होते हैं जिनकी उम्र 8 से 12 साल के दरमियान होती है, लेकिन उनको उनका फंडामेंटल राइट नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। तो खैर इस समाअत के लिए मुलतवी कर दिया, लेकिन कल सारी पार्टीज को बुला लिया है और कल ही उनसे कहा जाएगा कि देख लो, अब फैसला कर लो। ईद की छुट्टियों तक का टाइम नहीं है सहरिश, वो पहले ही फैसला करवाएंगे। सही, चले जी, हम तो कहते हैं कि फैसला जल्द अज जल्द हो, क्योंकि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना बहुत जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। और अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाने से पहले मैं जाऊंगी शीजा, हमें कोई खूबसूरत सा कलाम अगर आप सुना दें तो हम साथ ही ब्रेक पे चले जाएंगे। मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो
मोहम्मद के तराए हुए हैं, दिल को हम। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम कुछ बात करेंगे रोज़े के हवाले से कि रोज़ा क्यों ज़रूरी है। इसके बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद भी हैं और मेडिकली बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है फास्टिंग। और कुछ डॉक्टर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें हफ्ते में एक दिन रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। यकीनन डॉक्टर्स को ज़रा 2 मिनट के लिए अगर सरेश हम साइड पे भी रख दें तो हमारे आका हैं जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनके घर के हम नौकर हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर हफ्ते में 2 रोज़े रखते थे, मंडेज एंड थर्सडेज। सैडली हम मुसलमानों ने आजकल रोज़ों को रमज़ान से जोड़ दिया कि रोज़ रमज़ान आएगा तो रोज़े रखेंगे। खुदारा मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, कोशिश करो कि आप भी हफ्ते में 2 रोज़े रखो। और अगर ये 2 रोज़े आपने रखना शुरू कर दिए, आप दुनियावी बुराइयों से दूर हो जाएंगे, बीमारियों से दूर हो जाएंगे, जिस्म के, दिमाग के, रूह के सारे मसले हल हो जाएंगे, सारी चीज़ें बुराइयां आपसे दूर हो जाएंगी। और ये मैं तो कहता हूं, मेरे साथ एक बहुत नौजवान हस्ती मौजूद है। नौजवान मैं उन्हें इसलिए कहूंगा क्योंकि 96 साल की उम्र में ऐसा नौजवान ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये माशाल्लाह से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और इन्होंने अभी बैठे हुए हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत बात की कि रोज़ा कैंसर का इलाज भी करता है और इसके पीछे बड़ी रिसर्च भी है। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साका हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो अभी तलहा ने आपसे पूछा कि कैंसर से हम किस तरह बच सकते हैं रोज़ा रखने से, इसकी थोड़ी वजाहत कर दीजिए। वजाहत यह है 2016 में योशिनोरी ओसामी इन्होंने रिसर्च किया, दवा नहीं बनाया, सिर्फ रिसर्च किया कि कैंसर को हम कैसे मार सकते हैं। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए और हमारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज हो गया। सुभान अल्लाह, रोज़ा फ़र्ज हो गया। मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जुमेरात और मंडे का रोज़ा, पीर का रोज़ा रखते थे। जो ये रख ले उसके करीब से कैंसर नहीं गुजरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैंसर निकले। तो रोज़ा रखना बिल्कुल ज़रूरी, क्योंकि उसने 12 घंटे का जो फास्टिंग करेगा तो उसका सेल जो है ऑटोफैगी कहते हैं, वो जो कैंसर का सेल जब उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो अपने आप वो खाएगा तो कैंसर वैसा ख़त्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके डॉक्टर साहब दीगर क्या फ़वाइद हैं? जिस तरह एक तो कैंसर तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास, हम मुसलमान हैं तो हमें अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा मिला हुआ है, रमज़ान का महीना भी, रोज़ा तो वैसे भी हम बात करें कि रखना चाहिए। भूखा 12 घंटे रहने के जो दीगर फ़वाइद हैं जो हमें दीगर बीमारियों से बचाते हैं, उनके हवाले से बताएगा वो क्या फ़वाइद है? मेन चीज़ तो यही है कि कैंसर नहीं है, ये सबसे मेन चीज़ तो ये है। आदमी घबराता है, देखिए मैं तो बोलता हूँ कैंसर से बिल्कुल ना घबराओ। कैंसर कोई हकीकत नहीं है, कैंसर कोई ख़तरनाक मर्ज नहीं है, कैंसर का इलाज ख़तरनाक है, कैंसर ख़तरनाक नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट होता है, डॉक्टर जब देखता है कि इसका दर्द कम नहीं हो रहा है, दर्द कम नहीं हो रहा है, तो वो फिर क्या बोलता है कि भाई इसको बायोप्सी कराओ। बायोप्सी क्या है कि आपको एक बहुत छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, आप लोग पर टाइम है। जैसे हमारी बॉडी में एक जगह कहीं कैंसर क्रिएट हुआ, कैंसर एक दिन में नहीं बनता, इससे मोर देन 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स लगता है बनने में। और फिर जब बन के ऊपर सतह पर आता है तो उसको थोड़े हल्का पेन होता है। 2 किस्म के कैंसर होते हैं, एक बेनाइन यानी नॉन कैंसरस और एक मैलिग्नेंट जो कैंसर है, ठीक। और इसको बहुत आसान, ये रोज़ा रख लें और उसको प्रोटीन ना दें। अरे बोलते हैं ना, अरे मेरी माँ बीमार हो गई, ये हो गई, चलो उसको गोश्त दे दो, मुर्गी दे दो, मछली दे दो, ये दे दो, वो दे दो। दोरी टिंडी करेले सब्जियों में जोड़ दिया जाए और सब्जियां खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड, अब पूछेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? सबसे ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बीट रूट में होता है। आय हाय, माय फेवरेट। बीट रूट नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर ये कोई खाएगा, विटामिन ए गाजर में है, ये खाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बी रूट खाएगा
कभी उसको कैंसर हो नहीं सकता। राइट डॉक्टर नसाका, हम क्योंकि माशाल्लाह से आपने बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं किस तरीके से रोज़ा इंसान की बीमारियां और बुराइयां और ख़ास तौर पे कैंसर दूर करता है। और हम जानते हैं ये बात भी कि पहले दुनिया में जो आपके डाइटिशियंस और फूड न्यूट्रिशनिस्ट और एक्सपर्ट्स थे वो कहते थे स्मॉल मील्स, छोटी छोटी 6 मील्स खानी चाहिए। अब वो डॉक्टर साहब सब कन्वर्ट हो गए हैं, वो सब इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ चले गए हैं। वो सब लोग अपने एथलीट्स को, अपने जिनकी ट्रेनर्स हैं, वो कहते हैं कि 14 घंटे ऐसे रखो कि रात 10 बजे से खाना बंद कर दो, अगले दिन सुबह दोपहर 1-2 बजे के बाद खाना शुरू करो ताकि तुम्हारे 14 घंटे की फास्टिंग हो। अच्छा, ये बात जरूरी है समझना यहां पर कि रोजे की अहमियत सिर्फ रमजान में नहीं है। आप जब नमाज पढ़ते हैं तो उसमें फर्ज रकात भी है, उसमें सुन्नत रकात भी है, उसमें नफल रकात भी है। रोजे के अंदर भी ऐसे ही है कि इस वक्त जो रमजान में है ये फर्ज रोजे हैं और बाकी जो पूरा साल चलते हैं वो सुन्नत के और नफली रोजे होते हैं। तो खुदारा 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 रोजों से प्यार कीजिए, क्योंकि रोजे आपको आपकी नफ्स कंट्रोल करवाएंगे। जिस इंसान ने नफ्स पे काबू नहीं पाया वो फेल हो जाएगा। मेरे बुजुर्ग ने क्या खूब फरमाया, बाबा साईं पे सदके जाऊं, वो कहते हैं कि जिंदगी कश्ती का सफर है, दुनिया पानी है। अगर ये पानी कश्ती में आ गया तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, रास्ते में ही डूब जाओगे। तो इस दुनिया को बाहर रखिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर अमल पैरा रहिए। मैं यकीन दिलाता हूं दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी यकीनी आपके हाथ में होगी और आप यकीनन एक खुश नसीब आदमी। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त तलहा बात की है और ये समझने वालों के लिए तो एक नसीहत ही है, अगर वो समझ जाए इस पर अमल करें। अल्लाह बेशक समझाने वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी क्या औकात, लेकिन रब जब समझाएगा ना सहरिश यूं समझ में आएगा। अल्लाह ताला सबको ये तौफीक अता करे और वो इसी रास्ते पे आ जाए जिसकी बात आप कर रहे हैं। मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप जो इलाज करते हैं कैंसर का, किस स्टेज पर करते हैं और क्या लास्ट स्टेज पर भी इलाज मुमकिन है आपके पास? बिल्कुल मुमकिन है, मगर और सुना है फी सबीलिल्लाह करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। अगर 1000 भी मरीज आते हैं, हुजूर आप गुजारा कैसे करते हैं, आपका घर कैसे चलता है? ये बहुत अच्छी बात की है। जरा अल्लाह के नाम से 1 रुपया तो दे दो, उसने तो वादा किया 10 दूंगा, 10 दूंगा। तो चल रहा, मैंने तो अपना घर दार गाड़ी सब बेच दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह के साथ पार्टनरशिप है, वही है और कुछ नहीं, सिर्फ दे रहा हूँ। जवानी का राज भी दे दें डॉक्टर साहब, कहाँ से हैं इलाज? जवानी का राज भी पूछना बहुत जरूरी है। मैंने बता दें 96 की एज में आप 16 वाली हरकतें कैसे कर रहे हैं? लास्ट टाइम जो डॉक्टर नसाका आए थे उन्होंने बताया था कि मैं सीढ़ियां चढ़ के आया, अभी भी तो आया, हमेशा ये 7वें फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़ के आते हैं। सोचिए 145 और रोजा भी है। हाँ, रोजा भी है। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह 145 सीढ़ियां हैं 7th फ्लोर तक, 145। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब कोई राज तो दे दे, कोई सीक्रेट तो बता दे अपनी जवानी का। बहुत सारे लोग मुझ जैसे लोग बुढ़े हो रहे हैं, मैंने बनाया हुआ है, लोगों को देता हूँ। मुझे नहीं दिया आज तक। नहीं तो आप मेरी क्लिनिक पे बोलिए, जब मैं आप बनाएंगे तो मैं कितने सारे लोग आपसे लेना चाहते हैं, देखिए स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। तैयार हूँ मैं देने के लिए। देना डॉक्टर साहब, बिल्कुल दूंगा मैं। मुझे ये सुनिए, इस हवाले से बता दूं, इस टीवी के हवाले से, आपके टीवी से, ये आपका बड़ा एहसान है आपका एहसान। बोल टीवी में मुझे बुला लेते हैं थोड़ा बोलने के लिए। सुन लीजिए, वो बच्चियां जिसकी उम्र 40, 45, 50 हो गई है, अब वो समझ गई है अपने आप को कि अब मेरी शादी नहीं हो सकती, कि उनका निज़ाम ख़त्म हो चुका है। ओके। मगर मैं उन लोग को, उन बेटियों को, उन बच्चियों को बोलता हूँ कि बिल्कुल नहीं घबराओ। ये जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, फिर हम प्लग से चार्ज करते हैं ना, एग्जैक्टली हमारा हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी डिस्चार्ज हो जाता है, फिर हम इसे चार्ज कर देते हैं। उसकी दवा मेरे पास है जो फ्री में बांट रहा हूँ। जब ये ले लो, जब आपका सारा निज़ाम फिर से शुरू हो जाए तो खुदारा जल्दी से शादी कर लो, अपना घर बसा लो। खूब से खूबतर की तलाश तो आपने करके अपने आप को ख़त्म कर लिया था, अब उसको खूब से खूबतर की तलाश ना करो। जैसे ये रिवर्स हो जाए आपकी एज और आपका निज़ाम स्टार्ट हो जाए तो फिर से आप। तो कहाँ से ये दवा लेनी होगी? मेरे पास से, मेरी आपका क्लिनिक कहाँ है? क्लिनिक है DHA में। अरे गूगल में डाल लीजिए, डॉक्टर नसाका गूगल में डालेंगे तो सारी क्लिनिक का आ जाएगा। नाज़रीन, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि फी सबीलिल्लाह दवा दे, और अल्लाह सबको ऐसी जवानी दे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मुझे भी। मगर एक बात ये बता दूं, इसके हवाले से, टीवी के हवाले से, आपके वो बच्चे और वो जवान बच्चे जिसको विटिलाइगो, हम उसको बर्स कहते हैं, जिनको हो जाती है बच्चियों को,
और बच्चों को, तो फिर उनकी शादी, ये लगने वाली बीमारी नहीं, लगती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सागा। वक्त की कमी है, नहीं तो आपके साथ कचहरी जारी रखती है। एक शॉर्ट ब्रेक कर लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा और सैरिश बनाएंगी कुछ दस्तरखान में अच्छा सा। आप हमारे साथ रहिए इस दफा प्लीज, अच्छा सा। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। इससे पहले कि सैरिश आपको डालडा के दस्तरखान पर कुछ पका कर दिखाए, कुछ एक इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं इस वक्त डिस्कस करना चाहता हूं। वो यह है कि कराची में देखा जाए तो दो बड़े जूज हैं, एक सरकारी है, एक प्राइवेट है। सरकारी जू गार्डन के इलाके में वाक़ है, जो प्राइवेट जू है वो बहरिया टाउन में वाक़ है। जो जब आप जाते हैं सरकारी जू में तो आप देखते हैं जानवरों की हालत ज़ार, उनका मूड चिड़चिड़ा होता है, वो बीमारियों का शिकार होते हैं, उनकी बॉडीज़ पे फंगस होते हैं और हमेशा लोग उनको चिढ़ा रहे होते हैं, उनको तंग कर रहे होते हैं और वो लोग हमेशा, जानवर हमेशा बुरे से मूड में नज़र आते हैं, जिसकी वजह से जितने भी एनिमल लवर्स हैं वो परेशान होते हैं, वो अफसुर्दा होते हैं, वो सैड हो जाते हैं। कि क्या वजह है कि जानवर इतने परेशान हैं, उदास हैं, मुरझाए हुए हैं और क्या हम कर सकते हैं इनकी बेहतरी के लिए। सैडली ऐसा ही वाक़या हम जानते हैं, नूरजहां जो हथनी है, जो बीमार है, काफ़ी वक्त से उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाई। इससे पहले ही पाकिस्तान के जूज में जब कोई हाथी बीमार होता है तो हमने देखा है पहले भी उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बाहर लेकर गई हैं इलाज कराने के लिए। जब हाथी को रखना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसका ख्याल रखना, उसकी खुराक, उसकी अद्वियात, तो ना रखें क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, अहलियत नहीं है उनको रखने की। खैर, रुक करते हैं अपने नुमाइंदे सलाउद्दीन की जानिब, जो कि इस वक्त मौजूद, सलाउद्दीन अली जो कि इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जू के साथ। देखते हैं क्या गुफ्तगू वो कर रहे हैं, फिर मजीद बात करेंगे। आयशा उमर को भी फ़ोन पे लेंगे, सेलिब्रिटीज़ को फ़ोन पे लेंगे क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई है कि जू बंद कर दिया जाए। पहले चलते हैं सलाउद्दीन के पास। जी सलाउद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, कराची चिड़ियाघर में जो हथनी की जो तबीयत है वो बदस्तूर ख़राब है और इस वक्त जो है उसका जितना भी एरिया है जहाँ पर वो मौजूद है उसको कार्डन ऑफ कर दिया है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। और आज जो है वो मीडिया के दाखिले पर भी वहाँ पर पाबंदी आयद की गई है। हमारे साथ यहाँ पर कराची चिड़ियाघर के जो डायरेक्टर हैं कमर अयूब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं इस हवाले से। सर, एक तो ये बताइएगा कि अभी उसकी सूरत हाल क्या है हथनी की, अभी उसकी तबीयत कैसी है, और दूसरा ये बताइएगा कि डॉक्टर्स की टीम ने आना था, उसके हवाले से बताएं कि वो कब तक आ जाएगी। देखिए, इस वक्त जो टीम के आने का ताल्लुक है, कल रात को ही हमारी बात हुई है, मैं भी था, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तकरीबन रोज़ाना ही वो 2.5 से 3 घंटे रात को यहाँ गुजारते हैं। तो उस वक्त जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक 23 तारीख की टेंटेटिव डेट उन्होंने दी है कि 23 तारीख को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में होंगे। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो सेहत है वो यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक तशवीश का बायस बनी हुई है पिछले 7-8 दिन से। तो कोशिश हो रही है डॉक्टर्स की तरफ से भी और इंतज़ामिया की तरफ से भी कि जो चीज़ें इसको दरकार हों वो इसको मुहैया की जाएं। यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम बैठी है, 4 पावर्स की टीम के मुताबिक जो इसका इलाज मुतय्यन किया गया है उसके मुताबिक ही इसका इलाज हो रहा है। तमाम वो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती हैं इसके हवाले से इलाज के, वो तमाम के तमाम इनको मुहैया की जा रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें कि इंशाअल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द हासिल हो। आज बिल्कुल जो ये कार्डन ऑफ किया गया है एरिया, ये बताया जा रहा है कि ये हथनी की जो सेहत है उसको मद्देनज़र रखते हुए अब जो है इस एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स, मीडिया को जो है उससे दूर रखने के लिए अब जो है यहाँ पर ताले भी लगा दिए गए हैं इस गेट पर। और डायरेक्टर जू का ये भी कहना था कि डॉक्टरों की टीम का कहना था कि जो हथनी है उस शोर से डिस्टर्ब होती है, इसलिए जो है यहाँ पर किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को आने की इजाज़त ना दी जाए। जी, सलाउद्दीन गुफ्तगू कर रहे थे चिड़ियाघर की इंतज़ामिया के साथ और मुझे कहते ना बड़ा करंट लगा, झटका लगा ये सुनकर कि जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो रोज़ाना रात को 2-2.5 घंटे हथनी के साथ गुजार रहे हैं। जैसे उनका वक्त गुजारना हथनी के साथ बहुत ज़रूरी है और उनके वक्त गुजारने के साथ हथनी सेहतयाब हो जाएगी। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर सैफ से कि हथनी के साथ 2.5 घंटे ना गुजारें रोज़ाना रात को। बहुत सारे और कराची के मसले हैं, उन पर तवज्जो दें। उसके अलावा जो मैंने आपको आगाज़ में एग्जाम्पल दिया था कि एक प्राइवेट जू है बहरिया टाउन में और एक सरकारी जू है, जब आप सरकारी जू में जाते हैं तो वहाँ का जो शेर है ना वो आपको घूर रहा होता है, गुर्रा रहा होता है, जैसे कि आपको खा जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट जू है बहरिया टाउन में, मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा मलिक रियाज साहब को कि माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा सेटअप वहाँ पर क्रिएट किया हुआ है कि जो शेर है
उसका केज एक तो बहुत बड़ा सा है, वो छोटी सी जगह में कन्फाइंड नहीं है, और जब कोई विजिटर आता है और वो केज के बाहर खड़े होकर भागता है तो शेर भी उसके साथ भागता है। बट सैडली खैर उसके अलावा आयशा उमर, अनूशे, अशरफ, नादिया हुसैन, ये तीनों बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ है, पाकिस्तान के बड़े नाम हैं। तीनों ने अपील की है कि जू को बंद कर दिया जाए। अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब उनको लाइन पे नहीं ले सकते तो एटलीस्ट उनकी स्टोरी से जो उनकी अपील है हम वही दिखा दें। अगर यकीनन उन्होंने अपने सोशल मीडिया के तमाम तर प्लेटफॉर्म्स पे ये अपील की है कि जू को बंद कर दिया जाए। इस जू को चलाने का फ़ायदा नहीं है, मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। छोटे छोटे पिंजरों में बड़े बड़े जानवर बंद कर दिए हैं। ख़ास तौर पे हाथी की जो मैनेजमेंट है उसका जो ख्याल रखना है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको बड़े ध्यान से रखना होता है, उसकी खुराक। तो यकीनन बेचारी नूरजहां का जो हाल हुआ है इससे वाज़े हो जाता है कि हमारा सिस्टम, हमारा मुल्क भी शायद उसी हाल में है जिस हाल में नूरजहां है। और अगर नूरजहां अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो मुझे यकीन है पाकिस्तान भी शायद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन अगर नूरजहां ना खड़ी हुई तो पाकिस्तान के चांसेस भी कम नज़र आ रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान के हालात भी बड़े कशीदा इस वक्त चल रहे हैं, सियासी, मुआशी और मुआशरती तौर पर। राइट, और अब चलते हैं सैरिश के पास बोल के जायके की जानिब। के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके। और आज भी बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। और चिकन कॉर्न है जो हमने बनानी है। चिकन कॉर्न बना रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा पहले हम ऑयल ले लेंगे। सही। और बड़े मज़े की कॉर्न है और साथ रूह अफ़ज़ा का हम इंग्रेडिएंट्स अगर आप पहले बता दें। हाँ, मैं बिल्कुल बता देती हूँ। हम यहाँ पे ऑयल ले रहे हैं, 2 टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पे ऑयल लेंगे। और उसी के अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चमचा लेंगे। यहाँ पे मेरे पास कीमा है चिकन का, सही, वो मैं ले रही हूँ 200 ग्राम। सही। और ये जो ऑयल हमने डाला है वो डालडा कुकिंग ऑयल है, आप सब ने देख ही लिया है। डालडा हमारी पसंद है, जहाँ ममता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। और डालडा लाया ज़्यादा सेहत ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। 80 सालों से ज़ायद माओं का इस पर बेहद भरोसा इसको एक कामयाब ब्रांड बनाता है। और अभी चिकन डाल दिया हमने, डालडा चिकन डाल दी है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। सही। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ले रही हूँ अदरक पाउडर जो आता है ना बाज़ार में इजीली मिल जाता है, वो हमने इसमें डाल दिया है। हरी मिर्चें इसके अंदर हम ले रहे हैं 2 अदद। और उसी के साथ हम बाद में अभी ये गाजर मैं साथ ही डाल देती हूँ। गाजर ले लिया है हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून, क्योंकि चिकन मैंने कम लिया है उसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ। सही। यहाँ पर ये हरी प्याज है, ये जा रही है 2 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा, कैबेज भी जा रहा है इसमें। ये गोभी हमने बारीक बारीक चॉप कर ली थी, ये आप डाल लें 2 टेबल स्पून। सॉल्ट टू टेस्ट है। सिरका इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून, और सॉरी 1 टेबल स्पून जाएगा सिरका। और 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर सोया सॉस डाल दें। इन सबको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, आपके पास अगर ब्रेड क्रम्स है और अंडा है तो उसको भी आपने फेंट के इसको आप ओवरलैप कोटिंग भी कर सकते हैं। सही। यहाँ पे हमारे पास टाइम होगा तो हम ज़रूर करके बताएंगे। इसको ढक देते हैं थोड़ा सा। चलो जी, इसको आप ढक दीजिए। और हारून इसका कवर आप दे दें। अच्छा, और मैं ये भी बता दूं जनाब, ये हमारे शेफ़ मैजेस्टिक के पैन्स हैं जिनमें खाना ना चिपकता है ना जलता है। शेफ़ मैजेस्टिक, सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग। एलुमिनियम कुकवेयर्स हैं जिनमें ये पायनियर हैं और ज़बरदस्त इनके कुकवेयर्स हैं। आप ज़रूर अपने किचन में लेके आए, ट्राई करें। खाना जल्दी भी बनेगा, ना चिपकेगा ना जलेगा। ऑयल डाल देते हैं। अच्छा, मैं इसको ऑयल डाल। दूसरा हमारा फोटाइल का स्टोव है। तकरीबन इसकी मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में 15 से ज़ायद ब्रांचेज़ हैं और मुख्तलिफ शहरों में इनके डीलर्स मौजूद हैं जिनसे आप इनकी अप्लाइंसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। और ज़बरदस्त आपका इस पर भी भरोसा बनेगा, क्योंकि फोटाइल बहुत मजबूत अप्लाइंसेस देता है। ये इनका अवन भी है, माइक्रोवेव भी है, स्टोव भी है।
हाई क्वालिटी किचन अप्लाइंसेस अगर आपको चाहिए, घर बना रहे हैं या किचन रेनोवेट कर रहे हैं, चूल्हा नया खरीदना है, तो फर्टाइल का जो स्टोव है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, फर्टाइल वालों का अच्छा है। मैं हमेशा कहती हूँ माइक्रोवेव ओवन भी और अवन भी आप जो है ना जी, और इतनी ये बिजली कंज्यूम नहीं करता। हम समझते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा बिल आएगा, वैसे आजकल बिजली के बिल तो महंगे हो ही गए। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में हम लोगों की ना पता है यही कोशिश होती है कि हम उन अप्लाइंसेस को यूज़ करें जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें। ऑयल ज़्यादा जाएगा, ऐसे ज़्यादा चाहिए आपको। ओके, अच्छा, ये आपने इसमें क्या स्पेगेटी डाली है? स्पेगेटीज डाली है। 2 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक डाला है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने टमाटो पेस्ट डाला है। कैसे ये देखिएगा मुझे ऑयल कितना डालना है। ये फ्राई होंगी, डीप फ्राई होंगी। चले जी, यहाँ से हम बाकी ये हटा देते हैं जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो गई हैं। सही, अच्छा, और ये आप इसकी फिलिंग करेंगी अब? हाँ बिल्कुल, हम इसकी फिलिंग करेंगे, कोन्स बताएंगे आपको। सही, बस हम 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट कीमा है। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है। सही है। और जो अभी हमने चिकन यूज़ किया ये सेब्रोसो का चिकन है, जो क्वालिटी और कंट्रोल की जहाँ बात आती है तो सबसे ऊपर सेब्रोसो है। और इसका चिकन आपको, आजकल चिकन इतनी महंगी हो गई है और साफ़ सुथरी भी नहीं होती है। ये बाकायदा हैचरी से लेके फार्मिंग और जब तक इनकी प्रोडक्ट रेडी ना हो जाए, इनका ऑटोमेटेड सिस्टम है, सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है और पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट इन्होंने कम रखा हुआ है और वैरायटी है इनके पास। आपको अगर झटपट में मेहमानों के आगे कुछ पेश करना है तो इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। गोला कबाब है, सीख कबाब है, अफगानी बोटी है, टिक्का बोटी है, सारा कुछ अवेलेबल है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। नगेट्स भी हैं और बहुत कुछ है। और ये चिकन अभी हमने इनका लिया है, ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी मतलब कटिंग भी होती है और आप आराम से कीमा हो, चिकन हो, उसको ला के फ्रीज़ कीजिए या रख लीजिए और यूज़ करें अपने खानों में। अच्छा, ये हमने वो कर लिया है, इसको सारा सौते हो गया है, ये सारे मर्ज हो गई हैं सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ। इसका अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, वरना तो बस यहाँ टाइम। इसके अलावा आप क्या बना रही हैं? इसके अलावा हम जो है फालूदा और तुकमे बलंगा के साथ रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक बनाएंगे। बहुत रिफ्रेशिंग, ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग ड्रिंक होगा बिल्कुल। और पता है रमज़ानों में तो रूह अफ़ज़ा के बगैर हमारा दस्तरखान बिल्कुल बेरौनक लगता है। जब तक रूह अफ़ज़ा ना आए तब तक मज़ा नहीं आता। तो ठंडक का एहसास जो है वो रूह अफ़ज़ा ही है। बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनेगा जो कि आज हम ये चिकन कॉर्न के साथ सर्व करने वाले हैं। तो मुझे तो इफ्तार में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप किचन में मौजूद हैं तो ज़रूर इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, यकीनी तौर पर आपको भी बहुत पसंद आएंगी। क्योंकि इफ्तार की टेबल पर रूह अफ़ज़ा ना हो तो कुछ कमी सी लगती है और आपके जिस्म में पानी की कमी को रूह अफ़ज़ा पूरा करता है। दस्तरखान पर मौजूद हो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो हमारी ड्रिंक तो लाजमी होती है जो कि रूह अफ़ज़ा से एक बननी होती है ताकि कुछ ठंडक का एहसास मिले। पूरे दिन रोज़े के बाद हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो ऐसे में रूह अफ़ज़ा से आपकी बॉडी को एक एनर्जी भी मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है क्योंकि रोज़ा खुलते ही आपका दिल चाहता है ठंडा ठंडा हो। अच्छा, मुझे तो नींद आना शुरू हो जाती है रोज़ा खोलने के बाद। ये सबके साथ है। मैं भी जब तक ना लेटूं मेरा दिल चाह रहा होता है बस थोड़ी देर अब लेट जाए, बस बहुत हो गया। अच्छा, सुस्ती हो जाती है, खाली पेट में फुर्ती भी ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये इस तरह से आपने कोन्स बना लेनी है। हमने यहाँ पहले से ये थोड़े से शेप बना लिए थे, मैं आपको एक बना के भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस तरह से बना के आपने अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसको फ्राई कर देना है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। साथ साथ हमारे और भी तैयार होते जाएंगे, हम उसको भी डालते जाएंगे। अच्छा, ये आपने लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अगर आपके पास रोल पट्टी है उससे इजीली बन जाएगा। और अब तो वैसे भी शाकिरा रमज़ान का महीना में अलविदा कहने वाला है, लेकिन 2 दिन ईद ट्रॉली के लिए आप अपनी जो है ना इसको बना सकते हैं। ईद ट्रॉली में बड़ी ज़बरदस्त सी छोटी छोटी सी कोन्स बना के, जो 1 बाइट कोन्स होती है ना, वो बनाइए और रख दीजिए। अच्छा, अभी चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो ये गर्म ही है, ये जो फिलिंग है तो हमें डालनी पड़ रही है। आप लोग इसको आराम से ठंडा करके तसल्ली से कोन्स बना के फिर डालें और चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर लें। जब दिल चाहे मेहमान आए फटाफट से निकाला फ्रीज़र से, उसको क्विकली फ्राई किया और ट्रॉली सज जाती है आपकी। और ईद पे तो वैसे ही अब लोगों का आना जाना होता है तो आपको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं खाने से पहले या थोड़ा सा सर्व करने। सही। तो
आपके क्या प्लान्स हैं ईद पे, मुझे ये बताइएगा, आपका क्या इरादा है, क्या बना रही हैं घर में ईद पे आप? ईद पे खाने तो बनेंगे, जाहिर सी बात है, मेहमान भी आएंगे, लेकिन मसला ये मेरे बेटे के पेपर हैं। अच्छा। IG2 के, तो बस उसकी टेंशन में है। मैंने इस दफ़ा सोचा हुआ था कि बड़ा जाएंगे, सब जगह जैसे जाते हैं हम खानदान में, लेकिन इस दफ़ा ज़रा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, क्योंकि पढ़ाई की वजह से 4th डे बच्चों का पेपर है। ओए, स्कूल वालों ने जुल्म नहीं कर दिया? ये बस ये जी, ये बाहर के पेपर है ना। हाय हाय। अच्छा हाँ, उनको जाहिर है, उनको क्या पता। उनको तो नहीं आप कह सकते कुछ भी, ये पहले से पेपर। तो बस इसलिए सारे प्लान्स जो है बस अब घर के ही अंदर है, सब घर पे ही आएंगे मेहमान हमारे। सही। और अगर मैं गई तो जाहिर है बड़ों को सलाम करने जाना होता है ससुराल में। सही, उधर चली जाएंगे। चलें जी, इंशाल्लाह ईद पे अल्लाह ताला, अल्लाह करे कि ईद के फौरी बाद हमारे मुल्क के हालात भी कुछ बेहतर हो जाएं इंशाल्लाह। इलेक्शंस क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं आफ्टर ईद, मई बिल्कुल करीब आ गया है, तो मई में इलेक्शन वैसे एक्सपेक्टेड हैं, तो हो जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। महंगाई इतनी बढ़ गई है अभी हम लोग। अच्छा, लेकिन हम माशाल्लाह से ऐसी जिंदा दिल कौम है कि महंगाई की खबरें तो होती हैं, लेकिन भले हमने कुछ हल्का फुल्का ख़रीदना हो, हम अपने इवेंट्स को, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। मार्केट्स में रश है, वैसे ही ख़वातीन निकल रही हैं, भले चूड़ियाँ ही लेनी हो, उस तरह गुंजाइश ना हो ज़्यादा शॉपिंग करने की। सारे छोटे बच्चों को तो इतना नहीं आप कर सकते ना, उनको तो पता ही नहीं होता किस तरह से और क्या है। सही, थोड़ा सा उनको भी खुश करने के लिए कि वो बेचारे बच्चे स्ट्रेस में ना आए। सही। और ईद का मतलब ईद होता है, ईदी होती है, उसमें वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो थोड़ा बहुत पेरेंट्स जो आजकल परेशान हुए हुए, जाहिर सी बात है, आपने जैसे कहा महंगाई बहुत हो गई है। बिल्कुल। मार्केट्स में अगर हम बाहर निकले ना, तो हम शक्लों से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं बच्चों की, माँ बाप की, कि भाई वो बस इसी तरह होते हैं कि बस ये कुछ सस्ता सा ख़रीदे और बस निकले यहाँ से। तो ज़ाहिर है आइडिया है आजकल जो हालात चल रहे हैं, और खाना पीना इतना महंगा है, फल इतना महंगा मिला है, पूरा रमज़ान पूरा। आज बल्कि मैं मार्केट गई थी शाकिरा, और अब कीनू ऑब्वियसली अब बिल्कुल ख़त्म हो गया ना सीज़न उसका, और अब जो कीनू मिल रहे हैं मार्केट में वो 550 रुपया दर्जन। और आप उनसे बहस करें अगर कहें कि ये कैसे इतने महंगे दे रहे हो, तो कहते हैं क्या करें, सीज़न ही ऑफ हो रहा है और हमें इतना महंगा मिल रहा है। और दूसरा फिर केला 350 रुपया 300 रुपया दर्जन। भाई 500 रुपये दर्जन पहुंच गया था मिड ऑफ रमज़ान। और आप बताइए कैसे? मुझे इसी बात की हैरत होती है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए हर जगह पे डिस्काउंट्स और सेल्स लग जाती हैं, और हमारे मुल्क में कीमतें आसमान से बातें करना शुरू कर देती हैं। और जबकि वहाँ पर जो है हम देखा जाए तो वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम होते हुए वो हमारा ख्याल कर रहे होते हैं। सही। अच्छा शाकिरा, मेरा ख्याल है कि इतनी बहुत है, आप फटाफट ड्रिंक रेडी करने में, टाइम भी हमारे पास कम है। चल, तो हम लोग फिर ये, अब मैं ये इससे पता चल तो गया है कि ये कितनी अच्छी लग रही है, बाकी मैं खा के बताऊंगी इफ्तार में कि कैसी बनी थी। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं अपने ड्रिंक पे। हम यहाँ पर मिल्क ले रहे हैं, 2 ग्लास मेरे पास यहाँ दूध है। सही है। बर्फ़ इसमें जाएगा और रूह अफ़ज़ा, बाकी हम ग्लास के अंदर जो है डाल के। सही। जेली, 2 तरह की जेली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बनाना और सही जो है स्ट्रॉबेरी। सही। अच्छा, साथ ही हम यहाँ पर तुकमे बलंगा का इस्तेमाल करेंगे। और ये तो ऐसा ज़बरदस्त लगता है ना रूह अफ़ज़ा में, भले दूध में हो भले पानी में हो, बहुत ज़बरदस्त लगता है वाकई। वो ठंड पड़ जाती है अफ्तार में। ये हमने रूह अफ़ज़ा डाल दिया, अब इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आप इसमें क्या डाल रही हैं? अब हम इसमें जेली डालेंगे 2 तरह की, मैं यहाँ से पहले नीट कर दूँ। ठीक है। और जो है तुकमे बलंगा है, फालूदा आपके पास हो तो आप फालूदा ऐड कर दीजिए। सही। अच्छा, ये मेरे पास है जेली, ये हम आ जाते हैं। आप बताइए, आपने ईद की क्या तैयारी की है? ईद की तैयारी ये है कि मैंने सारा कुछ ग्रॉसरी करके रख ली है, क्योंकि हमारे यहाँ भी मेहमानों की माशाल्लाह से आमद का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। और फर्स्ट डे वैसे हम जाते हैं, सेकंड डे हमारे यहाँ मेहमान आते हैं। ठीक है जी, प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ आ रही है कि लास्ट मिनट है, तो ये जनाब ये फ्राई हो चुकी है। तो तैयारी भी मेरी ईद की पूरी है, मैंने कर ली है। अच्छा। अब बस ये आखिरी के रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से गुजरेंगे, फिर इंशाल्लाह ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बच्चों की चीज़ें अपनी पूरी होना हो, उनकी पूरी होना बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल।
चलें जी, हमारा ड्रिंक रेडी हो गया है। चलें, अच्छा जी, अब शाकिरा फटाफट क्विकली बता दें कि आपने इस ड्रिंक में क्या क्या डाला है। हमने इसमें ड्रिंक में जो है रूह अफ़ज़ा दूध लिया है और बहुत सारी बर्फ़ लेके उसको ब्लेंड कर लिया था। उसी में आपने तुकमे बलंगा डालना है, जेली अगर किसी को नहीं पसंद है तो मत डालिए, फालूदा को ऐड कीजिएगा और इसको सर्व कर दीजिए। चलें जी, कैमरा मैंने दिखा दिया हमारी दोनों रेसिपीज़ कितनी अच्छी लग रही हैं। मैं इफ्तार में खा के बताऊंगी कैसी थी। फीडबैक आप भी अपना ज़रूर दीजिएगा, इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे और शाकिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। सेगमेंट हम शामिल करेंगे अपना आलिम के बोल, और मेरे साथ बड़ी नूरानी हस्ती इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना फजल सुबहान साहब, जिनका मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और 4 चांद लगाए हमारे सेट पे। अच्छा, क्या है कि हम लोग जब भी रमज़ान और दीन का जिक्र करते हैं मौलाना साहब, तो हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइड पे चले जाते हैं, बहुत इन डेप्थ डिस्कशंस हो रही होती हैं और बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नमाज की एक बेसिक है, वो है सर ढकना। नबी करीम आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन वजाह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 24 घंटे अपना सर ढका रखते थे, हमेशा अमामा सर पे होता था। और सिर्फ 2 ऐसे मौके थे जब उन्होंने बिना सर ढके नमाज पढ़ी, मेरी नॉलेज के मुताबिक, यू कैन करेक्ट मी एज वेल। एक उम्रा था और एक हज था। लेकिन आज जब मैं मस्जिद में जाता हूँ और मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आधी से ज़्यादा मस्जिद सर ढकने में तवज्जो रखती ही नहीं है, वो अदब फॉलो ही नहीं किया जाता। रोशनी डालिए थोड़ी सी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर दीन अदब का नाम है, अद्दीनु कुल्लुहु अदब। और बाज़ औक़ात आदमी अहकामात से ज़्यादा आदाब की रियायत रखता है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। तो नमाज के आदाब में से ये है कि उसका लिबास प्रॉपर हो, और ये अमामा या टोपी या सर को ढकना ये लिबास के हिस्सा और आदाब में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अमामा ज़ेबतन फरमाते, और ये सुन्नन ज़वाइद में से है जिसको मुस्तहब्बात का दर्जा मिलता है। और नंगे सर आपने नमाज नहीं पढ़ी सिवाय 2-3 मामूलात के, जैसे हज और उम्रे के मौके पर। इसीलिए जब आदमी इतनी बड़ी बारगाह में जा रहा है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रियायत रखते हुए अगर जाएगा उसको अजर मिलेगा। फुक़हा ने नंगे सर नमाज पढ़ना और बग़ैर किसी मजबूरी के नंगे सर पढ़ना और उसको आदत बना लेना, इसको मकरूह तंज़ीही कहा है। और साहबा इकराम के एक मशहूर मक़ूला है कि छोटे छोटे गुनाहों पर भी जब इसरार होता है तो वो कबीरा का दर्जा इख्तियार कर लेते हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि सर को ढांक कर नमाज पढ़ी जाए और प्रॉपर आदाब में से। मौलाना साहब, मुझे अफसोस इस बात के ऊपर ज़्यादा है, चलें लोग गाफिल हैं, लोग बेअदबी कर रहे हैं, वो एक गुनाह कर रहे हैं, उन्हें उस बात का एहसास नहीं है, लेकिन जो मिंबर पे बैठे हुए इमाम कहलाते हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो रहनुमाई फरमाएं, उनको बताएं उन तमाम नमाजियों को कि भाइयों ये सर ढकना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये उलमा की जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस जिम्मेदारी को बखूबी अदा कर रहे हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि शायद ज़्यादा प्रेजेंटेशन ना हो, ज़्यादा उस बात की तरफ कन्विंस न किया जाए। लोग इस साइड गए क्यों ऐसे मौलाना साहब, क्या वजह है? असल में बाज़ औक़ात कुछ फ़ुक़हा ने जैसे 2-3 मवाक़े को बुनियाद बनाकर कहा जी टोपी पहनना ज़रूरी नहीं, सर को ढकना ज़रूरी नहीं, तो फिर हमारे यहाँ चीज़ें जो है ना नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी चली जाती है। पॉजिटिव मैसेज वायरल होने में टाइम लगता है और नेगेटिव मैसेज को वायरल होने में चाहे सेकंड लगते हैं। रातों रात जंगल में वो आग की तरह खबर फैल जाती है। तो इसीलिए उलमा इसको थोड़ा ताकीद के साथ बताएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ कवर हो जाएगी। तो हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौलाना साहब डॉक्टर नसाका आए थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कैंसर का इलाज रोज़े से मुमकिन है, और मुझे यकीन है रोज़े में जो ताकत है मेरे रब ने दी है और उसमें यकीनन बड़ी, वो नफ्स की काबू कर लेता है, जिस्म की, पेट की, दिमाग की सारी बीमारियां दूर करता है। लेकिन सैडली मेरा दिल जिस बात पे दुखता है मौलाना साहब वो ये है कि हमने रोज़ों को रमज़ान से जोड़ दिया। मुसलमान को लगता है कि यार ये वाली जो मेरी इबादत है ना ये रमज़ान में होनी है, अभी रमज़ान को आने बहुत टाइम है, अभी क्यों मैं रोज़े रखूँ, जबकि जिनको हम रहमतुल्लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात आका दो जहां कहते हैं, जो जिनकी वजह से हम मोहम्मदी और मुस्तफ़ी कहलाते हैं, जिनकी वजह से हम कहते हैं कि हम अहले बैत के गुलाम हैं, वो तो हर हफ्ते 2 रोजे रखते थे। रोशनी डालिए। 25 से 30 साल पहले ये परसेप्शन था कि शुगर और डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ा न रखें
उससे उनकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। yes. लेकिन बकाई हॉस्पिटल के डॉक्टर फरूख साहब ने मुझे खुद कहा कि अब जो नई रिसर्च हुई है तो अब रोज़ा रखने से उन लोगों का शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और उनका हार्ट का प्रॉब्लम हल हो रहा है। और अभी टाइप 1 के मरीज़ और टाइप 2 के पेशेंट्स पर इन्होंने रिसर्च की, तो वो पेशेंट जो टाइप 1 के थे 20 साल से कम के, उनको रोज़ा रखवाया गया और कुछ बच्चों ने नहीं रखा, तो रोज़ा रखने वालों का शुगर बहुत अच्छा रहा। आज यूरोप भी रोजे के परसेप्शन को तो नहीं मानता, लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग वो भी करवा रहे हैं 6 बजे से 6 बजे तक। इसीलिए शरीयत के हर हुक्म के अंदर हिकमत बरी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और हर जुमेरात को और अय्याम 20 को, चांद की जो 13, 14, 15 उसको भी रखते थे, शाबान में ज्यादा रखते थे। तो जब आदमी रोजा रखता है तो पेट उम्मुल अमराज है, तो जब खाना पीना कम होता है, बैलेंस डाइट होती है, तो इससे इसके फिजिकली स्ट्रक्चर को भी बहुत फायदा होता है। और मौलाना साहब वो किस्सा भी सुना दीजिए इस मौके पर, मौके का फायदा उठाते हुए, कि जब एक सहाबी ने आके आका दो जहां से गुजारिश की कि मैं रोज रोजा रखना चाहता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप मुझसे ज्यादा मुत्तकी और अल्लाह से डरने वाले हो? मैं बैलेंस लेके चलता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, नहीं भी रखता, सारी रात इबादत नहीं करता, सोता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ, मैंने शादी भी की है, मेरे बच्चे भी हैं। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप मुआशरे से अलग थलग होकर बिल्कुल कट कर बैठ जाए, नहीं, इसी मुआशरे में रहकर शरीयत के उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, तो आप एक और ऑर्थोडॉक्स मुसलमान कहलाएंगे। और जहां तक मुझे याद पड़ता है मौलाना सुभान साहब, उसमें यह भी कहा था कि बेशक इस बात में कोई शक नहीं कि याकूब अलैहिस्सलाम से अच्छे रोजे किसी के नहीं, कि वो एक दिन रोजा रखते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम, सौमे दाऊदी जो मशहूर है, दाऊद अलैहिस्सलाम से अच्छे रोजे किसी के नहीं, वो एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन छुट्टी करते थे, फिर एक दिन रोजा, ऑल्टरनेट डेज। अच्छा, एक हिकमत ये भी है ना, जब आप मुस्तकिल रोजा रखेंगे तो रोजे की वो जो मुशक्कत है वही आपको फील नहीं होगी। इस वक्त जब आखिरी अशरा आ जाते हैं तो रोजा इतना आसान हो जाता है कि अगर हम ईद की छुट्टियों के बाद उसको वापस से कंटिन्यू करना चाहें तो हम रूटीन में हैं। इस रूटीन से फायदा उठाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी, क्योंकि हम नॉर्मली भूल जाते हैं। रोजे का एक मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की जमात में कहा, या माशर शबाब, ए जवानों, जो तुम में से निकाह की ताकत रखता है शादी करे, अगर शादी की ताकत नहीं रखता, चूंकि शादी तो नज़र को झुकाती है, शर्मगाह की हिफाजत करती है, अगर वो हालात की वजह से फिलहाल शादी नहीं कर रहा, रोज़ा रखे, ये रोज़ा उसके नफ्स की ख्वाहिशात के जोर को तोड़ देगा। मौलाना सुभान साहब, एक आखिरी मिनट है, आप बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो वैसे शराबी होते हैं, रमज़ान में शराब पीना छोड़ देते हैं, जैसे ही ईद का चांद नजर आता है एकदम से बोतल खोल के बैठ जाते हैं। कोई पैगाम देंगे? पूरी जिंदगी का रोज़ा रखे, जैसे रमज़ान के एक महीने में हम एक ड्यूरेशन में हलाल हराम जायज चीजों को भी छोड़ देते थे, तो अगर हम पूरी जिंदगी हराम को छोड़ देंगे तो हमारी पूरी जिंदगी ईद हो जाएगी और जन्नतुल फिरदौस में दाखिला यकीनी हो जाएगा। यकीनन। और बड़ी खूबसूरत बातें मौलाना फजल सुभान साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब आपकी बारी है समझने की, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गुजारिश करूंगा कि आप सब मुसलमान भाइयों बहनों को हिदायत दे। और ये बात समझने बहुत ज़रूरी है, समझना कि रोज़े सिर्फ रमज़ान में नहीं है, रोज़े पूरा साल रखने हैं। जिस तरह आका दो जहां ने रखे वैसे ही हमने रखने हैं। अगर हम नहीं रखते तो हमें अपने आप को मुस्तफ़वी मोहम्मदी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमने वो फ़र्ज़ अदा नहीं किया, वो हक़ अदा नहीं किया जो मोहम्मदी और मुस्तफ़वी होने का है। सैडली हम मुसलमान तो कहलाते हैं, लेकिन मुसलमान होने से कोसों दूर हैं। कोई आखिरी मैसेज मौलाना साहब आपका? बहुत गिरा तुम पर सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबे आज़ाद पे क़ैद रमज़ा भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। अरे आशिक बनना है तो पक्का आशिक बनकर दिखाइए, और वो क्या है, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, वो इसी में अगर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। हक हक हक, जो बातें अभी हम मौलाना साहब ने की वो सारी हक है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।